हेलो एवरीवन। सो आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने चैप्टर्स को कंटिन्यू कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। और मैं ये भी उम्मीद कर सकती हूँ कि आपने पिछली वीडियो देख ली होगी, ठीक है। और अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत मैं बोल रही हूँ कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो वीडियो, क्योंकि उसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया है, दैट इज़ कम्युनिकेशन। हमने उसमें किया था कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर और कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप प्लीज़ देख लेना अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो। और हम कर रहे थे अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तो उसी को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो उनमें से मैं एक पॉइंट, अगर मैं थोड़ा सा अगर रिवोकेशन के बारे में बोलना चाहूँ तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम बिना टाइम वेस्ट करे हुए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और आप चलिए लिखिए, ठीक है। जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट अगर आप लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं। लाइक लिखना क्या चाहे आप लिख ही लीजिए, काम आएगा। लाइक टाइम लिमिट फॉर रिवोकेशन, कि हमारे पास कितना टाइम लिमिट होता है, लाइक हमारे पास कितना टाइम है कि हम अपने ऑफर को रिवोक कर सकते हैं या अपने एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकते हैं। तो हमें ये बहुत ही लाइक कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कितना टाइम है अपने ऑफर को रिवोक करने के लिए और हमारे एक्सेप्टेंस को रिवोक करने के लिए, ठीक है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने बुक से भी रीडिंग कर ली होगी और आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। अगर आपको अभी भी अगर आपके पास कोई भी डाउट हो, कोई भी एनी काइंड ऑफ डाउट, एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट अगर बोलूँ तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट बॉक्स, ओके। तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आई विल श्योरली रिप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए ऑफर के लिए जो हमारे पास होता है, ऑफर्स के लिए तो लिखिए बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस is complete against offer, ठीक है, या ऑफर्स, जो भी आप लिख सकते हैं, ऑफर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि जो हमारा ऑफर है, एक्सेप्टेंस आ जाने से पहले पहले हमें अपने ऑफर को रिवोक कर लेना है, ठीक है। और अगर हम बात करें एक्सेप्टेंस की, अगर हम बात करें एक्सेप्टेंस की, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट ऑफरी, सॉरी ये ऑफरर है एंड दैट इज ऑफरी, ठीक है, ठीक है। होप कि आपको समझ आ गया होगा। और प्लीज इसको लिख लेना, ठीक है। देखिए लिखवाने की कोई बात नहीं है, अगर आप बोल सकते हैं तो मैं बुक से रीडिंग भी करवा सकती हूँ और बुक की रीडिंग के साथ साथ मैं आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड भी करवा सकती हूँ टॉपिक को। बट ये क्या है कि एक खुद ही लिखने से, लाइक अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं साथ साथ अगर आप लिखते हैं तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है। किसी ने कहा है 100 बकी और 1 लिखी, ठीक है, कि आपने 100 बार कहा, 100 बार आपने लेक्चर देखा सुना, वो बात की बात है। पर अगर आपने एक चीज को लिखा ना, अगर आपने किसी भी चीज को एक बार आप लिख लेते तो आपके दिमाग में आधी चीजें सेट हो जाती है कि क्या कैसे, फिर अगर आप एक बार उसे रिवीजन करें तो बहुत इजीली आपको याद आ जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये टॉपिक को खत्म किया, ठीक है। यहाँ तक हमने कल किया था। आज की डेट अब करने क्या वाले, आज की डेट में या आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, है ना, आपके दिमाग में आ रहा होगा। अब हम
इस चैप्टर के आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करने वाले हैं, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो प्लीज मेरा कहना यही है कि लिखते भी रहिएगा आप साथ साथ, ठीक है, क्योंकि रीडिंग करने के लिए तो मैं बुक से भी रीडिंग करा सकती हूँ आपको, ठीक है, बट ये है कि हम अगर एक बार हाथ से लिख लेते हैं, हैंड रिटन नोट्स होते हैं हमारे पास, जिससे जो हमें मतलब एग्जाम के टाइम पे बहुत हेल्प करती है। ठीक है, तो इसलिए बोल रही हूँ, एंड होप सो कि आपने लिख लिया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो है, हेडिंग डाल लीजिए, क्विड प्रो क्यू। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से भी एग्जाम में आते हैं, और वर्डिंग यही यूज होती है, यू नो। और इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न, इसका मतलब ये होता है, दैट इज समथिंग इन रिटर्न को आप वो भी बोल सकते हैं कंसिडरेशन, जैसा कि हमने पढ़ा था बहुत पहले ही कि कंसिडरेशन समथिंग इन रिटर्न, और उसी को हम क्विड प्रो क्यू भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगर इसकी मीनिंग को अब समझते हैं। ये तो हमने समझ लिया कि समथिंग इन रिटर्न होता है कि आपको कुछ ना कुछ वापसी, मतलब अगर आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको कंसिडरेशन मिलना चाहिए, समथिंग इन रिटर्न मिलना ही चाहिए। अगर आप कुछ सेल करते हैं तो आपको कंसिडरेशन में क्या मिलता है? मनी मिलती है ना। जैसा कि थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ठीक है, हमने क्या बोला था, ऑफर आया प्लस एक्सेप्टेंस, इट विल बिकम प्रॉमिस। क्या बन गया? ये प्रॉमिस बन गया। अब यहाँ पे हमने क्या बात की थी कि वादा किया है, निभाना पड़ेगा। ठीक है, कि अब आप अपने कॉन्ट्रैक्ट से पीछे नहीं हट सकते हैं। अब आप अपने कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हट नहीं सकते हैं, आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाता है, जो ऑफरर है, ऑफरर वो प्रॉमिसर बन जाता है, और जो ऑफरी होता है वो प्रॉमिसेस बन जाता है। ठीक है, ये तो रही हमने पिछली क्लास तक की बात जो हमने पढ़ा था, और आई होप कि आपको ये चीज समझ भी आ गई होगी। ठीक है, चलिए इसकी मीनिंग को अब देखते हैं, इसकी मीनिंग क्या बोलती है हमसे। ठीक है, मीनिंग, अब इसकी मीनिंग क्या है कि लाइक व्हेन, आप लिखिए, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसेस। ठीक है, जब प्रोमिसेस के डिजायर पे हो, मतलब प्रॉमिस भी आप इसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सॉरी लाइन थोड़ी सी तिरछी हो जाती है। देखिए, एक जैसा कि मैंने बोला था, जो ऑफरर होता है वो प्रॉमिसर भी बन जाता है और प्रॉमिसी भी बन जाता है, और जो ऑफरी होता है वो प्रॉमिसी बन जाता है, प्रॉमिसी। ठीक है, जब ऑफरर ऑफरी होता है वैसे प्रॉमिसर प्रॉमिसी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे समथिंग इन रिटर्न, प्रॉमिसर अगर बन गया तो यहाँ पे हमने बोला था प्रॉमिस के प्लस में, अगर यहाँ पे अगर इन दोनों को देखा जाए, इनके प्लस में अगर कंसिडरेशन है तो क्या हो गया, ये एक एग्रीमेंट बन जाता है। कंसिडरेशन क्या, कंसिडरेशन है तो क्या बन जाता है, एग्रीमेंट बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, कंसिडरेशन बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें, ये तो प्रॉमिस की बात हो गई। ये अगर देखा जाए, अगर यहाँ पे प्रॉमिस ही ना बन करके कोई अदर पर्सन होगा, एनी अदर पर्सन, एनी अदर पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इसकी बात करें तो ये क्या होगा, डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। जैसा कि हमने पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्ट किसी चीज को करने के लिए भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट किसी चीज को ना करने के लिए भी हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट किसी चीज को करने के लिए भी हो सकता है और कॉन्ट्रैक्ट किसी चीज को ना करने के लिए भी हो सकता है। ठीक है, डूइंग, और अगर यहाँ पे कोई एनी अदर पर्सन हो तो यहाँ पे क्या आता है, देखिए यहाँ पे आता था हैज डन और
एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ठीक है। और प्रॉमिस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, डूइंग समथिंग, ठीक है। यहाँ पे ये आई होप कि आपको, ओ सॉरी आपको दिखा नहीं यहाँ पे, समथिंग, होप की क्लियर होगा। और इसे प्लीज़ आप लिख लीजिए, ठीक है। ऐसा तो मैं पहले पता है आपको नोट्स बना खुद लिख करके फिर मैं आपको ऐसे शो करके ऐसे लाइक अंडरलाइन कर करके भी मैं पढ़ा सकती हूँ, बट क्या होता है कि फिर आप लोग लिखते नहीं हैं। अब ऐसे में साथ साथ में इसलिए लेक्चर में ही लिखती हूँ बिकॉज आप भी लिखें, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होगा आगे चल करके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रही थी कि when at the desire, like at the desire of the promises, जब promises बन जाता है ये कॉन्ट्रैक्ट, तो हमने जैसे कि पढ़ा था कि किसी चीज को हम कॉन्ट्रैक्ट ना करने के लिए भी करते हैं और करने के लिए भी करते हैं, है ना करने के लिए भी करते हैं और करने के लिए भी करते हैं। तो अगर वो प्रॉमिस ही है, ठीक है, प्रॉमिस ही बन चुका है, क्योंकि जब आपने उसके ऑफर को एक्सेप्ट किया तो आप क्या बन गए, प्रॉमिस ही बन गए, ठीक है। प्रॉमिस बन गया तो एक हो जाता है प्रॉमिसर, वो जिसने ऑफर दिया हो, जो एक्सेप्ट करता है वो प्रॉमिस ही बनता है, ठीक है। और आपने नहीं किया तो मान लो अगर कोई अदर पर्सन है, तो यहाँ पे अगर जो प्रॉमिस ही है तो डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, मतलब कुछ हाँ काम करने के लिए करता है या ना काम करने के लिए करता है, मतलब कुछ ना कुछ उसे रिटर्न में मिलना चाहिए, ठीक है। वैसे ही अगर एक अनदर पर्सन होता है, एक जो अनदर पर्सन होता है, हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जांपल भी दिया था, अगर यहाँ पे देखे कि अगर आपका कोई भी दुकान है, शॉपकीपर की आपने दुकान खोली, एक और दुकान खोल रही है, तो आप उसे वो दुकान वहां ना खोलने के लिए भी आप उससे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। वो दुकान ना खोलने के लिए भी आप उससे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बदले में आपने क्या बोला, रुपए चाहिए, रुपए देने के लिए, ठीक है। आपने बोला कि अगर तू यहाँ पे अपनी दुकान नहीं खोलेगा तो मैं तुझे इतने रुपए दूंगा, तो उसने मना कर दिया, तो क्या हुआ, उसको कंसिडरेशन में रुपए मिल गए, आपको कंसिडरेशन में क्या मिला, वो अपना दुकान वहां नहीं खोलता, ठीक है। तो यहाँ लिखिए सच एन एक्ट, सच एन एक्ट और एब्सटेन, एब्सटेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड द कंसिडरेशन, क्या, कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। ये क्या हुआ, कंसिडरेशन हो गया, क्या हो गया, कंसिडरेशन हो गया, ठीक है, कंसिडरेशन हो गया। होप सो कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। अगर कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। यहां तक आई होप कि आपको समझ आया होगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग डालिए लीगल। अब कुछ लीगल कंसिडरेशन का मीनिंग अब आपको समझ आ गया। अगर आपको कुछ भी ये सब समझ नहीं आया ना, तो कंसिडरेशन मीन्स आपको समथिंग रिटर्न कुछ मिलना चाहिए, समथिंग इन रिटर्न, आप ये याद रख लीजिए, ठीक है। अगर आपको अब तक की कुछ भी कहानी अगर समझ नहीं आई होगी तो आप सिर्फ ये याद रख सकते हैं कि कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, और या उसे दूसरे नाम से भी बोलते हैं जो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, क्विड प्रो क्यू, ऑल्सो नोन एज। फिर ऑप्शन दे दिया जाएगा कंसिडरेशन, प्रॉमिस, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको क्या टिक करना है, कंसिडरेशन। तो ऐसे ऑप्शन में क्वेश्चन भी आ सकते हैं, यहाँ से आपका एक एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। तो आप इतना भी याद रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते बिना टाइम को वेस्ट करे हुए, लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन, किसके रिगार्डिंग, कंसिडरेशन के, कंसिडरेशन के, ठीक है। डाल लिया ना हेडिंग, डाल लो, आपको आपके अटेम्प्ट की कसम है। लिखना, एक एक बच्चा लिखेगा जो भी लिख रही हूँ यहाँ पे मैं, इंपॉर्टेंट है बिकॉज, ठीक है, प्लीज लिखते चलना, है ना। चलिए
अब कंसिडरेशन की मैंने बात की, यहाँ पे जो हमने प्रोमिसर्स की बात की, प्रोमिसी की बात की, प्रोमिसर और प्रोमिसी की बात की, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, जो प्रोमिसर है, प्रोमिसर की मर्जी से कंसिडरेशन मूव करेगा। अब बच्चे बोलेंगे क्या हमें भी ये लिखना है? ऑफ कोर्स लिखना है, ये भी कोई पूछने की बात है? मैंने यहाँ पे जो भी लिखा जा रहा है एक एक चीज आपको लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला प्रोमिसर की मर्जी से, प्रोमिसी की मर्जी से नहीं, जो एक्सेप्ट कर रहा है उसकी मर्जी से नहीं, जिसने ऑफर दिया था, जो प्रोमिसर बना था उसकी मर्जी से कंसिडरेशन मूव करेगा, उसकी मर्जी से कंसिडरेशन मूव करेगा। समझ रहे हो? अगर उसने अगर ये बोला कि मुझे अगर ये प्लॉट बेचना है, लाइक किसी ने कहा मुझे अपना ये एक प्लॉट सेल करना है, तो मुझे इसके लिए 1,00,000 रुपीज चाहिए, ठीक है। तो वो क्या होगा, कंसिडरेशन उसे उतना चाहिए 1,00,000 रुपीज, तो वो क्या है, उसके प्रोमिसर की मर्जी से कंसिडरेशन मूव करेगा, ना कि प्रोमिसी से, ठीक है। तो इससे रिलेटेड चलिए कुछ पॉइंट्स लिखिए, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। कंसिडरेशन, पहले तो इसी को लिख लेते हैं, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, ठीक है। ये तो हो गई बात यहां तक की। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मूव फ्रॉम promise or any other person, ठीक है। मतलब कि उसने तो कुछ भी कहा, अब उसको तो पैसे से मतलब है ना, 1,00,000 रुपए। मूव फ्रॉम प्रोमिसर और प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, सॉरी। तो यहाँ पे देखो, जो प्रोमिसर है उससे तो रुपए से मतलब होगा, उसे 1,00,000 रुपए चाहिए। अब उसने ये शर्त नहीं रखी ना कि जिसने मेरे कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट किया वही आकर के देगा रुपए, जिसने मेरे कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट किया है वही आकर के क्या देगा, पैसे देगा मुझे। उसे तो कोई भी देगा, मैंने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट किया, मैंने अपने भाई को बोल दिया जा तू पेमेंट कर दे उसको, तो वो क्या मना करेगा? तो मैं या एनी अदर पर्सन के डिजायर, मतलब वो भी मूव कर सकता है, लाइक कि वो जाकर के पे कर सकता है, ठीक है, कंसिडरेशन को। तो यहाँ पे अगर आप, जैसे कि मैं क्या बोलूं, जो भी हमारे पास आना है, लाइक कि अगर मैंने ऑफर दिया है, ठीक है, ऑफर दिया मैंने ऑफर दिया, तो मेरे पास जो रुपए आने हैं या फिर कुछ भी आना है, कुछ भी, ये तो मैंने सिर्फ एक प्लॉट का एग्जांपल लिया था, अगर कुछ भी, लाइक कुछ भी जो मेरे पास आना है, मुझे समथिंग इन रिटर्न मिलना है, तो वो कोई भी दे, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो उस चीज से मतलब है ना, मुझे मिलनी चाहिए वो चीज, ठीक है। तो जो आना है हमारे पास वो कोई भी दे सकता है, ठीक है, जो आना है। और जैसा कि नेक्स्ट पॉइंट, वो कोई भी दे सकता है, समथिंग ऑफ वैल्यू, मतलब जो आपको रिटर्न में कुछ मिलने वाला है, जो आपको रिटर्न में मिलने वाला है उसकी वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी की वैल्यू खत्म हो गई आप उसे कंसिडरेशन के रूप में बांट रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट में बी एन एक्ट और एब्सटेंस और फॉरवेंस, किसी चीज को करने से रोकना, दैट इज कॉल्ड फॉरवेंस और अ सेटविन
प्रॉमिस। ये कंसिडरेशन कुछ किसी चीज के रिगार्डिंग भी होता है, एक एक्ट हो गया, एक एब्स्टिनेंस हो गया, फॉरबिडेंस हो गया, जो भी एसेट्रा, तो ये किसी चीज के लिए भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। जो कंसिडरेशन है ये मे बी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पता ही है इसमें से इसी 2021 जो एग्जाम हुए थे, 21 क्या 22 में 2 जैन को जो एग्जाम हुए थे फाउंडेशन के, मेरा ही, उसमें आया था ये क्वेश्चन कि कंसिडरेशन कितने प्रकार के होते हैं, लाइक कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, या ऑल ऑफ द अबव, ऐसा करके आया था एक एमसीक्यू। तो ये तीनों होता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, हाईलाइट करके रख लेना, इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें से एमसीक्यू बन सकता है, यहाँ पे लिख लेना एमसीक्यू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इट मस्ट नॉट बी अनलॉफुल। जो आपका कंसिडरेशन है वो अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। आपका कंसिडरेशन अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पता है आपको। कंसिडरेशन लॉफुल ही होना चाहिए, ये नहीं कि अब लॉ के खिलाफ जाकर के कुछ चीजें करके आप वो कंसिडरेशन कर रहे हो। ठीक है, मान लो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको ये घर बेच दूंगा, ऐसे दे दूंगा, पर आपको उसके बदले में किसी का किडनैप करना होगा, किसी का मर्डर करना होगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा, बिल्कुल नहीं माना जाएगा। ठीक है, ठीक है, होप सो कि आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, मैं उम्मीद इतना तो कर सकती हूँ ना, आपको समझ आ रहा होगा सारी चीजें। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश की है कि आपको हर एक पॉइंट इजीली कवर हो, इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, और प्लीज ये चीजें को लिखते चलना, मैं बार बार बोल रही हूँ एक ही बात को, तो प्लीज लिख लेना। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए अब, टाइप्स ऑफ वाई स्क्रीन इज ब्लर, ओके, टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन। तो जैसा कि मैंने बताया सबको पता होना चाहिए, कंसिडरेशन, टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन बोला है यहाँ पे, टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन, सो दैट इज, बताओ क्या होगा, बताओ ना, अभी तो बताया, जस्ट अभी बताया है, बता क्यों नहीं रहे हो, बताओ, मैं बताती हूँ। कंसिडरेशन मस्ट बी सॉरी, टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन, दैट इज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये कंसिडरेशन तीनों में हो सकता है। ठीक है, कैसे, पास्ट का देखो, समथिंग होली डन और suffered before making agreement, है ना, है कि नहीं। ठीक है, इसका सिंपली मतलब ये होता है, इसका सिंपली मीन्स ये है कि समथिंग आपने पास्ट में पे कर दिया। इसको अगर आप ट्यूशन से देखते हैं, ठीक है, अगर आप ट्यूशन पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको पता चला कि कौन सी क्लास का लें, 11th क्लास का बैच स्टार्ट हो रहा है और उसके लिए आपको पेमेंट करनी है। ठीक है, उसके लिए आपको पेमेंट करनी है। चलिए, मैंने स्टार्ट किया कि क्लासेस स्टार्ट होगी मंडे से, कुछ भी हो, मंडे से ट्यूसडे से, ठीक है, तो जो भी बच्चे 11th में वो पे कर दे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि आप भी आ गए, जबकि आप किस में थे, 10th क्लास में थे। आपको क्या लगा, 10th क्लास की क्लासेस चल रही, आपने मुझे
पे कर दिया। और एक बार लक्ष्मी आ जाए तो उसे ना कौन कहता है ना। एक बार लक्ष्मी आए तो उसे ना कोई नहीं बोलता है, ठीक है। तो एक बार जब पैसे आ गए मेरे पास, आपने मेरे पे जमा कर दिए, तो मैं आपको वापस थोड़ी आप आओगे बोलोगे अरे अरे यहाँ तो 11th की क्लास चल रही है, मुझे 10th का थोड़ी पढ़ना है। तो आप बोलोगे कि मुझे पैसे, तो मैं क्या बोलूँगी, मैं तो पैसे तो वापस करने वाली हूँ नहीं। क्यों? क्योंकि एक बार अगर लक्ष्मी आ गई तो वापस नहीं किया जाता है, ठीक है। तो तो मैं पैसा तो वापस करने वाली हूँ नहीं आपको। मैं क्या बोलूँगी आपको, आप आना नेक्स्ट ईयर, आप आना नेक्स्ट ईयर 11th में, मैं आपको पढ़ा दूंगी। यहाँ पे क्या है, आपने कंसिडरेशन पहले ही मुझे पेमेंट कर दी है पहले ही, पर आपको कंसिडरेशन में अभी कुछ नहीं मिला। आपको कब मिलेगा? नेक्स्ट ईयर मिलेगा, जब आप 11th में आ जाओगे तब मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ से ये पास्ट का कह सकते हैं। पता है मुझे थोड़ा सा बकवास एग्जाम्पल था, बट होप कि आपको समझ आया होगा। चलिए, अगर प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट से तो सभी वाकिफ हैं। विच हैज बीन डन इज in response to a पॉजिटिव है ना, ठीक है। और पॉजिटिव, इसको हम क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन भी बोलते हैं। जो अभी हमने परचेज किया अभी मिल गया, प्रेजेंट, इजीली समझ तो आ ही गया होगा आपको, है ना। फ्यूचर की बात देखते हैं। व्हेन कंसिडरेशन is move at future date, जब फ्यूचर की डेट में होगा, ठीक है। अभी मान लो मैंने बच्चे का, स्टूडेंट्स का, लाइक अगर उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करें तो यहाँ पे आपने पहले मुझे पेमेंट नहीं की, मैंने आपको पढ़ा दिया, आपके पास रुपए नहीं, आप कब दोगे? फ्यूचर में दोगे, या फ्यूचर के लिए मुझे आज आपने पेमेंट कर दिया, कुछ भी हो सकता है फ्यूचर को लेकर के। तो यहाँ पे ये बात हुई। तो ये तीनों अपना जो कंसिडरेशन है वो पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में हो सकता है। क्या हो सकता है? इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी साल आया हुआ है 2 जन को, तो इसको एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रख लेना, ठीक है। क्यों? यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया क्वेश्चन ऐसे आएगा, कंसिडरेशन इज पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर और ऑल ऑफ द अबव, लाइक दैट क्वेश्चन आएगा। तो यू हैव टू टेक ऑल ऑफ द अबव, ओके। तो यहाँ तक आई होप कि आपने लिख लिया होगा। बढ़े आगे? लिख लिया? बोलते क्यों नहीं हो? लिख लिया? लिख लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं और हेडिंग डालो। हेडिंग डालो, बड़ा बड़ा लिखना है। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। आपको सुन के शॉक लगा क्या? लगना तो नहीं चाहिए, खैर। मतलब यहाँ पे अगर कोई कंसिडरेशन नहीं होगा तो कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर आपको समथिंग इन रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा है तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलने वाले। क्या? कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलने वाले हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलने वाले हैं, ठीक है। होप कि आपको समझ आ रहा होगा क्या मैं यहाँ पे बोलना चाह रही हूँ। आ रहा है कि यहाँ पे अगर कोई कंसिडरेशन नहीं है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म ही नहीं हो सकता। कंसिडरेशन नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखिए, एन एग्रीमेंट, एन
agreement made without consideration is void. void अगर एक एग्रीमेंट है बिना कंसिडरेशन के तो वो void है. void क्या है? void है. ठीक है. लाइक कि अगर कुछ भी हुआ, कंसिडरेशन आपको नहीं मिला, समथिंग इन रिटर्न कुछ नहीं मिला आपको, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट को, वो कॉन्ट्रैक्ट तो पहली बात तो वो बनेगा ही नहीं, वो एग्रीमेंट भी वॉइड हो जाएगा. क्या? वो एग्रीमेंट भी वॉइड हो जाएगा. आप उसे एग्रीमेंट नहीं बोल सकते क्योंकि कंसिडरेशन ही नहीं है, समथिंग इन रिटर्न ही नहीं है, क्विड प्रो क्यू ही नहीं है, तो आप किस बेसिस पे बोलोगे? तो एक कॉन्ट्रैक्ट में, एक एग्रीमेंट में कंसिडरेशन का होना बहुत 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 ज़रूरी है. अगर कंसिडरेशन नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं. कंसिडरेशन नहीं, एग्रीमेंट भी नहीं बोला जा सकता. नहीं, एग्रीमेंट बोल सकते हैं, एग्रीमेंट तो बनेगा ही. सॉरी, एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट तो होगा ही. एक एग्रीमेंट, क्योंकि एग्रीमेंट प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट, है ना. एग्रीमेंट प्लस कंसिडरेशन, इसको को तो हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट, है ना. अगर ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा. ठीक है. अब तो यहां तक तो ये बात रही कि अगर कंसिडरेशन नहीं हुआ तो आपका कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं रहेगा. अब बात क्या करते हैं, लिखिए यहाँ पे, agreement made without consideration is not void. आप बोलोगे अभी तो void लिखा था ऊपर, अब यहाँ पे लिखते हैं not void. क्या चल रहा है? not void in the following circumstances. क्या? circumstances मतलब कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसको या जिसमें अगर कंसिडरेशन नहीं होगा तो भी उसको हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोल देंगे या कॉन्ट्रैक्ट बोल देंगे. ठीक है. या हम उसे वैलिड मान लेंगे, वॉइड नहीं बोलेंगे. ठीक है. तो वो है नेचर, लव, नियर रिलेशनशिप, near relationship, registered, और in writing. तो ये क्या होगा? इन सब में अगर कंसिडरेशन आपको नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा? कंसिडरेशन नहीं मिलेगा आपको, तो भी आप इसको क्या बोलोगे? वैलिड. क्या बोलोगे? वैलिड बोलोगे. ठीक है. तो चलिए थोड़ा सा डीप में चलते हैं. चलिए लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, प्रॉमिस मेड आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन. अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपने कोई प्रॉमिस कर दिया है कि कुछ करने के लिए, तो अगर आप वहां पे कर रहे हैं कुछ, कोई प्रॉमिस, कोई वादा किया है आपने किसी से कुछ करने के लिए,
और आप वो फिर वो चीज कर रहे हैं, तो आप बदले में कंसिडरेशन नहीं मांग सकते ना। आप ये नहीं बोल सकते समथिंग इन रिटर्न, मुझे भी कुछ चाहिए, आपने मैंने तुम्हारे लिए ये किया, तुम भी अब मेरे लिए ये करो, या फिर मुझे ये चाहिए। तुम ऐसे नहीं बोल सकते हो, ठीक है, आप लोग ऐसे नहीं बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई प्रॉमिस किया है आपने लव और अफेक्शन के कारण जो आपको पूरा करना है, तो उसमें आप कंसिडरेशन की डिमांड नहीं कर सकते, उसमें आप कंसिडरेशन की डिमांड नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखिए, सॉरी सेकंड पॉइंट लिखिए, प्रॉमिस टू compensate for volunteer voluntary services, ठीक है। या फिर आप इसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, सर्विसेज डन विदाउट एनी रिक्वेस्ट। किसी ने आपको कोई सर्विस दी है, ठीक है, आपने उसे ये नहीं बोला कि मुझे एक सर्विस चाहिए, पर तब पर भी उसने आपको वो सर्विस दी है। आपने नहीं बोला कि मुझे सर्विस चाहिए, पर फिर भी उसने आपको वो सर्विस दी है, तो क्या आप कंसिडरेशन नहीं, कंसिडरेशन जरूरी नहीं है। यहाँ पे मैं एग्जांपल ले सकती हूँ, आप देखते हो रोड पे अगर आपकी कार कहीं रुकती है तो काफी छोटे बच्चे आ जाते हैं, आपकी कार को साफ करने लग जाते हैं और कुछ रुपए की डिमांड करते हैं लाइक। तो ऐसा तो नहीं है कि नहीं देना चाहिए, पर आपको वैसे तो दे देने चाहिए कुछ रुपए बच्चों को, बट ये है कि अगर आप नहीं भी देंगे तो यहाँ पे मतलब कोई गलत नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपने कोई रिक्वेस्ट नहीं की है उनसे कि आप कोई सर्विसेज दे, वो लोग आपको कुछ सर्विसेज दे। तो सर्विसेज बिना डिमांड के, बिना रिक्वेस्ट के अगर किसी ने आपको दी है तो आप लायबल नहीं है, ठीक है। कंसिडरेशन यहाँ पे भी जरूरी नहीं है, क्या कंसिडरेशन यहाँ पे भी जरूरी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, प्रॉमिस मेड टू पे टाइम बार्ड डेब्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है, टाइम बार्ड डेब्ट्स, ठीक है। तो इसका मतलब होता है अगर आपने 3 साल तक 3 साल तक पेमेंट नहीं किया, लाइक आपने किसी चीज को उधारी में खरीदा और उसको पेमेंट नहीं किया आपने, 3 साल हो गए, वो टाइम बार डेप्ट बन गया। क्या बन गया? टाइम बार डेप्ट बन गया, ठीक है। तो अगर वो 3 साल बाद आपसे रुपए लेने आता है तो आप ये डिमांड नहीं कर सकते कि आपको कंसिडरेशन में कुछ चाहिए, ठीक है। आपको पे वो अमाउंट करना ही होगा। यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो हाँ चलिए लिख ही लीजिए, ठीक है, मैं लिखवा ही देती हूँ। मस्ट बी इन रिटर्न 3 years तक पे ना करो तो टाइम बार या टाइम पास्ड डेब्ट बन जाता है। तो आप वहां पे कंसिडरेशन की डिमांड नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? आप वहां कंसिडरेशन की डिमांड नहीं कर सकते हैं, आपको अमाउंट पे करना ही होगा, ठीक है, और आप कंसिडरेशन में कुछ नहीं मांग सकते, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दैट इज कंप्लीटेड गिफ्ट्स, या गिफ्ट्स भी लिख सकते हैं आप सिर्फ गिफ्ट्स। क्या कोई आपको गिफ्ट्स देता है या आप किसी को कुछ गिफ्ट देते, तो क्या कंसिडरेशन में आपको कुछ चाहिए? ये तो कॉमन सा है। अगर आप किसी को कुछ गिफ्ट देने जाते हो, बट चलो आप अपने फ्रेंड के घर गए और आपने क्या दिया, उसे गिफ्ट दिया, ठीक है, गिफ्ट दिया आपने उसे, तो आप क्या बोलोगे? मैंने तुझे गिफ्ट दिया, तू भी मुझे गिफ्ट दे। थप्पड़ मार करके आपको पार्टी से और भगा देगा वो। तो यहाँ पे क्या है कि गिफ्ट्स में कंसिडरेशन नहीं होता है, कि आप ये नहीं बोल सकते मैंने तुझे दिया है तू भी मुझे दे, ठीक है। तो यहाँ पे कंसिडरेशन रिक्वायर्ड नहीं है। अगर यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है तब पर भी ये वैलिड माना जाएगा, क्या माना जाएगा, ठीक है। क्रिएशन ऑफ
एजेंसी, कोई एजेंसी है, कोई ट्रस्ट है, ठीक है, फंड वंड में, या क्या कहते हैं, व्हाट वी से, दान किया, चैरिटी, हाँ, दान बॉक्स में आपने दान पात्र में डाल दिया, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, इसमें कंसिडरेशन चाहिए आपको ना, कंसिडरेशन यहाँ पे भी रिक्वायर नहीं है, क्या नहीं है, कंसिडरेशन रिक्वायर नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, गारंटी का कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, कि ये अगर ऐसी चीज हुई तो ऐसा करेंगे, ऐसा करके कुछ, तो उसमें भी हम कंसिडरेशन को मायने नहीं रखते हैं, ठीक है। 7th पॉइंट है, बता दें, रेमिशन। अब आप बोलोगे ये क्या होता है, इसको लिख लीजिए, इसका मीनिंग, इट मीन्स लेसर परफॉर्मेंस, lesser performance of the contract than what is actually to be performed। ठीक है, इसका मतलब ये कि अगर अगर आपको कुछ ज्यादा परफॉर्म करना था, क्या करना था, परफॉर्म आपको ज्यादा करना था, पर आप जितना एक्सेप्ट नहीं बोलेंगे, जितना जितना हमने सोचा था, जितना एक्चुअली में आपको परफॉर्म करना था, उतना आप नहीं कर पाए, उतना आप नहीं कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे भी कोई कंसिडरेशन का वो नहीं है, ठीक है, कि आपको कंसिडरेशन देना पड़ेगा, ये एक्सेप्शंस है, आप सिंपली वर्ड में आप एक्सेप्शंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपसे अगर वो लेसर परफॉर्मेंस हुई है जितना कि एक्चुअली होना चाहिए था, तो भी यहाँ पे कंसिडरेशन रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। लास्ट एंड द लास्ट पॉइंट, चैरिटी। चैरिटी, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, दान। दान, तो क्या आपने किसी को दान में कुछ दिया, आप मंदिर में गए, चलो इसको एग्जांपल एक दिया जाए, आप मंदिर में गए, दान में आपने कुछ रुपए डाल दिए, तो अब आप क्या बोलोगे, मैंने इतने रुपए इसमें डाले, मुझे भी समथिंग इन रिटर्न कुछ चाहिए, ऐसा बोलोगे आप, बोलोगे क्या? कुछ बच्चा भी सोच रहे होंगे, बोल सकते हैं अच्छा आइडिया दिया है, पर ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर आपने किसी चीज को चैरिटी में दे दी तो वो दे दी, ठीक है, आप उसके लिए कंसिडरेशन की डिमांड नहीं कर सकते। अब आप क्या, आपने किसी किसी की मदद कर दी, दान, रोड पे बच्चे जो भी आजकल देखते ही हो, तो किसी को आपने थोड़ा सा रुपए दे दिया, दान दे दिया, तो आप क्या वापसी आप कंसिडरेशन के तौर पे या समथिंग इन रिटर्न उनसे कुछ लेने जाओगे? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे भी कंसिडरेशन अगर नहीं है तो भी ये वैलिड माना जाता है, ठीक है। बाकी इसके अलावा और भी कुछ भी हो और उसमें कंसिडरेशन नहीं है तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता है, ठीक है। तो आज के लिए हम बस इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है, मैं ज़्यादा हर टॉपिक्स को एक ही में मिक्स नहीं करना चाहती हूँ, और प्लीज़ आराम आराम से देखना, हर एक चीज़ क्लियर होगी, और नहीं होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछना, आई विल श्योरली डू रिप्लाई, और नहीं भी कर पाई तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में उस डाउट्स को कवर ज़रूर कर लूँगी, ठीक है। तो प्लीज़ आप पूछना, और यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पे आप एक्सेप्शंस लिख सकते हैं ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, और प्लीज़ अपना ध्यान रखना, ठीक है, बाय बाय।